सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। बजट 2025-26 के हवाले से हम बात करेंगे जो कल प्रेजेंट किया गया, और इस हवाले से आज पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बताया गया कि जी जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके हवाले से जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं उस पर बात हुई। ज़रूरी शोबे के हवाले से भी बात हुई। इसके अलावा हमने देखा कि जो हर साल पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह को लेकर एक जो कंसर्न्स पाए जा रहे थे उस पर भी वज़ीर ख़जाना ने बात की। मुख्तलिफ मामलात पर जो कंसर्न्स हैं उस पर उन्होंने उनको एड्रेस करने की कोशिश की। लेकिन इस बजट के हवाले से अगर हम बात करें 2025-26 के, इसका हजम जो है वो 17,573 अरब रुपये है। खसारा इसका 6,501 अरब रुपये है। दिफाई ज़रूरियात के लिए 2550 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। PSTP के लिए 1000 अरब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपये रखे गए हैं। माशी शरह नमू यानी GDP का हदफ 4.2%, महंगाई की शरह 7.5% रहने की तवक्को है। और बजट में टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब मुकर्रर किया गया है। अभी जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं और जो सैलरीड क्लास को हमने देखा है रिलीफ दिया गया है, इस पे हमारे जो एनालिस्ट हैं उनकी क्या राय है और इन अहदाफ को किस हद तक अचीव किया जा सकता है, अचीवेबल हैं, रियलिस्टिक हैं, अनरियलिस्टिक हैं। और जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो हम देख रहे हैं कीमतें, उसमें भी 2.5 जो रुपये इन्होंने बढ़ाया है और उसमें जो 5 रुपीज़ पर लीटर कर दिया जाएगा, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, महंगाई किस हद तक बढ़ेगी, क्या मामला चलेंगे, इस पर मैं डिस्कशन का आगाज़ करती हूँ। अपने गेस्ट का तारुफ करवाती हूँ। तशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट, माशी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र। हाफिज़ एहसान साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं। चौधरी अकमल साहब इकॉनमी एक्सपर्ट हैं। आप तीनों को वेलकम कहेंगे। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो आज की जो पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या आपको नया या अच्छा या पॉजिटिव सुनने को मिला और किस हद तक हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया गया? साथ ही साथ ये कहिएगा, इस पर भी शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, जो अब महंगाई है ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, उससे आम आदमी पर किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि कहा जा रहा है जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपकी तमाम अशिया जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। वैसे तो इस बजट में भी बता दिया गया आपकी दाल, चीनी, आपकी दूध हो, ये आपकी खाने पीने की मसनूआत हो, ये तो सब महंगी होने जा रही हैं। देखिए, हमने जो आखिरी बात की मेरा ख्याल है यहीं से शुरू कर देते हैं। ये पेट्रोलियम मसनूआत पे जो टैक्स लगा है और इसके साथ साथ कार्बन लेवी जो है ये 2.5 रुपये की, इससे तो सीधा जो वर्कआउट करें तो 9 बिलियन रुपया एडिशनल हुकूमत को मिल जाएगा। अच्छा, अब सवाल अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें हैं। पहली तो बात यह कि रात जिस तरीके से आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच हो गई, उसके बाद फिर एक अनयूजुअल काम हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में शायद मुझे तो नहीं याद हुआ कि वो उसकी जो टेक्निकल ब्रीफिंग होती है FBR के चेयरमैन देते हैं वो नहीं दी गई, बड़ी देर इंतज़ार करते रहे। उसकी वजह है कि बजट को समझने के लिए, फाइनेंस बिल को डिसाइफर करने के लिए और टैक्सेशन पार्ट किस तरह का होगा, वो आप जब रिपोर्ट करनी होती है तो कितनी मुश्किलात होती है। मुझे अंदाज़ा है कि कल कितनी लोगों को मुश्किलात हुई। नतीजतन आज के अखबारात देख लें आप, आमना, और एडिटोरियल देख लें तो अटर कन्फ्यूजन की बात की गई है। तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के पार्ट पे ये वो मसला है जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरी बात मेरे लिए जो अलार्मिंग है आमना, वो जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है, वो ये कहते हैं कि जी हमारी टैक्स मशीनरी जो है ना उस मसल को लैक करती है जिससे रेवेन्यू टारगेट पूरे होने होते हैं। तो ये ख़ुद आप देख लें कन्फेशन है कि नहीं कर सकते। और जब सवाल पूछा गया रिटेलर का, होलसेलर का, तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जी क्या हम फौज ले कर चढ़ दौड़े उन पर? तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कोई मैकेनिज्म इवॉल्व नहीं हो पाया कि उनसे कैसे टैक्स लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये हमने कि वो ये कह रहे हैं कि जी हमने इन्फोर्समेंट को बहुत तेज़ करना है और अनेबलिंग एनवायरनमेंट को हमने बढ़ाना है। लेकिन साथ ये भी कह दिया उन्होंने, फिर मैं कहूँगा एडमिट किया कि अगर ये सारी चीज़ें ना हो सकें तो हम मजबूर होंगे कि एडिशनल टैक्सेस लगाएं। एडिशनल टैक्सेस लगाने का मतलब है कि मिनी बजट होगा। तो बहुत से हवाले से मेरा ख्याल है इफ्स एंड बट के साथ बात की गई। अब सीधा सवाल ये है कि आप बड़े पैमाने में देख लें, 17 ट्रिलियन का बजट है, 14 ट्रिलियन रेवेन्यू है जो हासिल करना है, 3 ट्रिलियन का स्टेट पे हम देख रहे हैं खसारा है, 3.9% खसारा हुकूमत बजट का, ये कैसे पूरेगी? ये अपनी जगह पर सवाल है। एक चीज़ जो बहुत लोग एतराज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी 5800 अरब रुपये का तकरीबन 5.8 ट्रिलियन रुपीज़ का एक दफ़ा फिर अशराफिया और 72 हल्कों को जो है ना इमरात दी गई है, सब्सिडी दी गई है, किसी तरीके से टैक्स उनसे हटाया गया है। लोग यही बार बार बात हो रही है
कि जी आपने तो नए टैक्स पैड तलाश नहीं किए, वही जो आपके पास एक आसान तरीका है पॉलिटिकल लेवल पे कि जो ऑलरेडी लोग टैक्स पे फंसे हुए हैं आप उनसे टैक्स वसूल करते हैं। तो इससे महंगाई का आप जो सवाल करनी है, महंगाई तो डेफिनेटली आमना बढ़ेगी। और ये जो बड़ा थोड़ा सा मामूली सा इफेक्ट आया, आप ज़ाहिर है 10% तनख्वाहें बढ़ा के 7% आप कर लें, पेंशन में इजाफा कर दें, और प्लस ये अभी तक कन्फ्यूजन है कि सैलरी क्लास को कितना टैक्स देना होगा, कितना नहीं देना होगा। कल शबर जैदी साहब कह रहे थे जी मैंने वर्कआउट किया है, वो 1 से ले के आखिरी जो है ना उस पॉइंट तक देखा जाए तो 7,000 रुपये का मैक्सिमम फ़र्क पड़ेगा। वो कह रहे हैं बहुत स्लाइट है वो, तो हाँ बिल्कुल फील नहीं होगा जो अभी महंगाई की इन्फ्लेशन की सूरत हाल है। और अब जो बढ़ेगी, जो अभी वज़ीर ख़जाना साहब भी कह रहे हैं कि जी उससे हमने देखते हुए उसी तरह से हमने मामला देखे हैं टैक्स के भी, लेकिन वो कह रहे थे कि गुंजाइश हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा दी जाए इसमें रिलीफ, लेकिन उतना नहीं दे सके। मैं एहसान साहब के पास चलती हूँ, फिर आपके पास दोबारा होंगे एहतशाम साहब, चौधरी साहब को भी इंगेज करेंगे। हाफिज़ साहब आप बताइएगा कि ये जो टैक्स कलेक्शन है ख़ास तौर पे इसका जो अब हदफ जो टारगेट सेट किया गया है वो 18.7% बढ़ा दिया गया है पिछली बार की निस्बत। इस बार अब हमें 14,131 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पिछले साल 12,970 अरब रुपए था, उसमें भी शॉर्टफॉल ठीक ठाक था, उसका भी बोझ पड़ेगा। तो जब पहले नहीं कर पाए थे अब किस तरह से कर पाएंगे? और दूसरा ये कि इस बजट में टैक्स नेट को ब्रॉड करने के लिए कोई मैकेनिज्म या कोई ऐसे मेजर्स आपको लगता है कि सफिशिएंट दिए गए हैं, एड्रेस किया गया इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना, एक तो बात ये है कि ये हमेशा पाकिस्तान का जो बजट है वो एक स्क्रिप्टेड बजट होता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से चूँकि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं और ये हमारा 25वां एक ऐसा है कि हम IMF में गए हैं, तो अब IMF इंस्ट्रक्टेड ये बजट आता है। और जब IMF इंस्ट्रक्टेड बजट आता है तो उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक उसके अंदर पैरामीटर्स होता ये है कि आपने अपनी जो टैक्स है उसकी कलेक्शंस को आपने बढ़ाना है। दूसरा उसके अंदर आपका ये होता ये है कि आपने अपनी ग्रोथ जो है जो जिससे आपके मुल्क को आगे लेके जाना है उसको आपने कम करना है। और तीसरा उस चीज़ के अंदर है कि आपने स्टेटस को के अंदर रहते हुए अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स को करना है। बुनियादी तौर पे दुनिया के अंदर जो बजट बनता भी यही है कि गवर्नमेंट की एक एस्टिमेटेड इनकम होती है और उसका एक एस्टिमेटेड जो है वो एक्सपेंडिचर्स आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये बजट या उससे पहले भी जो बजट आए हैं, और हम इस पे बात कर लेते हैं, जो 25-26 का बजट है, इसके अंदर मेजर लीगल फ्लॉज हैं। एक तो इसका फ्लॉ ये है कि आपने ये देखा है कि आपके मुल्क के अंदर आप ये कहते हैं कि जी टैक्स को जो है उसकी बेस को ब्रॉड करना चाहिए, टैक्स को डिजिटाइज़ करना चाहिए, जो आपकी टैक्स मशीनरी है उसको इजी सिंपल करना चाहिए, जो आपका FBR है उससे पॉलिसी जो है वो वापस ले लेनी चाहिए, उसे जो है टैक्स कलेक्शन की तरफ रहना चाहिए। और उसके साथ साथ आप ये कहते हैं कि जो टैक्स एवेजन आपके मुल्क के अंदर है या पैरेलल इकॉनमी जो चल रही है जिसे हम इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको एड्रेस करना चाहिए। अब अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इस बजट के अंदर आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आपने ट्रेडिशनली चीज़ों को पकड़ा हुआ है और ट्रेडिशनली ये है कि बेस्ट सूट आपको ये करता है कि आप चीज़ों को विद होल्डिंग टैक्स पे लेके जाएं। आपने पेट्रोलियम लेवी जो है 78 से 100 किया, आपने विद होल्डिंग के अंदर आपने पैसा बनाना है। आपने उसके बाद कार्बन लेवी पे गए 2.5 रुपीज़ के ऊपर, आपने विद होल्डिंग पे आप चले गए। आपने जो आपका सैलरीड क्लास है, जो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये नहीं है कि थर्ड कंट्रीब्यूटर जो है वो इस वक्त बजट का वो बना हुआ है, एक्सपोर्ट वाले कम है, रिटेलर उससे कम है, और उसके बाद दूसरे सेक्टर्स जो है। और आपने 2019 के अंदर 75 अरब रुपया था, अब आपने 550 अरब रुपए पे चले गए हैं। और वो रिगरस किस्म की टैक्सेशन थी जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अपने नेबरी ममालिक के अंदर देख रहे हैं, वहाँ के ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक जो है 20 से 25 लाख रुपए की जो इनकम है उसे वो एग्जेम्प्ट करते हैं, और हमारी सिर्फ 6 लाख रुपए है। फिर ये है कि आपने जिस लेवल के अंदर ले गए, आपने इन्फ्लेशन भी उसके अंदर डाला। फिर जो आपके मेजर सेक्टर्स है जिसके ऊपर आपने काम करना था, आपका एग्रीकल्चर था, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। FDI जो है वो डिक्लाइन की तरफ आपका जाता है। के साथ हाफिज़ साहब एक चीज़ बताइएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमने 3,90,000 हाई प्रोफाइल जो है ना वो नॉन फाइलर जो है ना उनको आइडेंटिफाई किया। ये पहले भी इस तरह की बातें सुनते हैं, आज फिर जिस तरह की बात की गई है, कल भी बात की गई। आपको लगता है कि 3,90,000 हाई प्रोफाइल हाई वैल्यू जो हमारे नॉन फाइलर हैं
इनसे टैक्स वसूल हो सकेगा? देखिए एहतशाम साहब, बात सीधी सी है, वो ये है कि बिल्कुल गवर्नमेंट को एफर्ट करनी चाहिए कि जिनके एक्सपेंडिचर्स आपके आते हैं, जो बाहर टूर्स करते हैं या उसके बाद जो बड़े बड़े होटल्स के अंदर या रेस्टोरेंट्स के अंदर जाने, उन्हें टैप करना चाहिए। बट ये है कि आपका दूसरा इम्पेक्ट क्या है। जब आपके मुल्क की आबादी जो है 50% से बिलो दी पावर्टी लाइन है, तो जो आपने ड्रास्टिक टैक्स मेजर्स कही हैं, जिसके अंदर आपका जो है आपने पेट्रोलियम लेवी जो है वो आपने बढ़ाई है, या उसके बाद जो है कि आपका आधा मुल्क जो है उसके पास बैंक की फैसिलिटी नहीं है, अब वो जाएंगे वो एक्स्ट्रा उसके ऊपर चार्ज पे करेंगे। और 1 रुपया 100 क्या कहते हैं, 1 रुपया नहीं 120 रुपया जो है ना इनको एडिशनल देना पड़ेगा। अब एहतशाम साहब, अगर इन सारी सिचुएशंस के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूं एनफोर्समेंट जरूरी ना, पहले भी तो कह रहे थे सिम्स ब्लॉक कर देंगे, ये मामला होगी नॉन फाइलर्स की, तो ये फिर टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा ही नहीं, फिर वही सैलरीड क्लास को क्रश किया जा रहा था। अब आपको लग रहा है कि इस बार इन्फोर्स होगा ये नॉन फाइलर्स के जो घेरा तंग कर रहे हैं, इसके बाद कुछ ब्रॉडन होगा? नहीं, देखें वो इस तरह है कि देखें ना, आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो आपको पैसा आता है वो तो बिजनेस से आएगा ना। अब आप रिटेलर्स के ऊपर आप हाथ नहीं डाल रहे, आप उसके बाद जो आपका ये स्टॉकर है उसके ऊपर आप जा नहीं रहे, और आप उन चीज़ों को पकड़ रहे हैं कि जो एक गरीब आदमी जाता है, जो चीज़ जाता है आप उसको विद होल्डिंग के अंदर डाल देते हैं। दूसरा ये है कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, आपको अपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, आपको FDI इस मुल्क के अंदर, अब देखें ना FDI के अंदर हम 65 नंबर पे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके अंदर हम 108 नंबर पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस के अंदर दुनिया में 155 नंबर पे। जितनी देर तक आप लोगों की इनकम या वेल्थ नहीं बढ़ाएंगे, जो टारगेट सेट किए गए थे वो आप इस इकोनॉमिक कंपैटिबिलिटी के अंदर जाएंगे। बिल्कुल, उसमें और वो इस चीज के अंदर मिसिंग है। 25 करोड़ की आबादी है और उसको आप 2.7 के अंदर आप ग्रोथ करें, तो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा तो नेगेटिव के अंदर चीजें जा रही है। गवर्नमेंट को इन इश्यूज के ऊपर एड्रेस करना चाहिए। एग्रीकल्चर आप देख ले, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप देखें कि उसकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। और अभी तो ये पेस्टिसाइड पे जा रहे थे, या मैं उसके बाद फर्टिलाइजर्स पे जा रहे थे, जो कल मेरा ख्याल है इन पे प्रेशर बना है कि भाई एक ग्रोथ नहीं है, दूसरा इनपुट कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी आपके मुल्क के अंदर है नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ फैसले जो हैं वो गवर्नेंस के ऊपर, कुछ फैसले जो हैं हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर। लेकिन आज वो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से भी कह रहे थे कि ये बेंचमार्क था, ये एडिशनल टैक्स, और ये अब इम्पोज नहीं होना चाहिए। खैर, मैं अगले गेस्ट की जानिब चलती हूँ। चौधरी साहब, आप बताइएगा कि ख़ास तौर पे अभी जब हम बात करें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, हाफिज़ साहब भी बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ को क्या इंसेंटिव्स दिए गए हैं, क्या मामला हैं इस बजट में? ये कहिएगा कि ये भी बात हो रही थी कि हमने कस्टम ड्यूटी जो है वो ख़त्म करें, एडिशनल जो टैक्सेस हैं, टैरिफ रिफॉर्म्स जो हैं वो करने जा रहे हैं। आज की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक आ गया, किस हद तक इम्पैक्ट आएगा ये टैरिफ रिफॉर्म से? नहीं, इस वक्त तक जो उन्होंने कस्टम ड्यूटी के हवाले से जो किए इकदाम या इस बजट में भी उन्होंने रिलीफ दिया है, वो बिल्कुल अनआइडेंटिकल है। मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। तो ये तो मतलब सिर्फ एक कहने वाली बात है कि जी आपने कह दी। अलबत्ता अगर आप देखें कि ओवरऑल अगर बजट सिनेरियो में, तो ये जो टोटल गवर्नमेंट की पॉलिसी में और इस बजट में ना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आ रही है। एक तरफ जो है ना वो हुकूमत कहती है कि जी हमने ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, दूसरी तरफ वो जो है ना वो सेल्स टैक्स लगा रहे हैं सोलर पैनल्स के ऊपर या सोलर प्लेट्स के ऊपर, और ऑन दी अदर हैंड जो है वो कार्बन टैक्स लगा रहे हैं फ्यूल के ऊपर, और उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम लेवी जो है उसको बढ़ा के 100 रुपये कर दिया गया। तो ये अब गवर्नमेंट की अपनी ही बातों में जो है ना एक तजाद है कि किसी एक चीज़ में तो आप जो है ना वो फिर सब्सिडाइज करें ना, फिर या तो सोलर प्लेट वो सस्ता रहने दें, अब उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिए। यहाँ कार्बन वाली अगर बिजली वाली बात है तो उसको भी आपने कर दिया। सेम इज द केस विद जो है वो टैक्सेस पॉलिसी को अगर आप देखें तो इस वक्त 14,000 अरब रुपए का जो टारगेट टैक्स का तखमीना लगाया गया है, उसमें से ज्यादातर जो कलेक्शन हैं वो सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तकरीबन 7,000 अरब रुपए का तो सेल्स टैक्स कलेक्ट होगा, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी और ये वो मिला के कुछ 4,000 अरब रुपए के वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने जो है ना वो टैक्स रिफॉर्म टैक्स बेस को बढ़ाना है, तो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे वो तो फ्लैट्स हर एक के ऊपर लग गए ना, पेट्रोलियम के ऊपर तो हर एक दे रहे हैं। इसी तरीके से जो सेल्स टैक्स है या कस्टम ड्यूटी है वो तो हर एक दे रहे हैं। तो ये फिर वो
टैक्स बेस बढ़ने वाली बात तो ना हुई ना। या तो आप इनकम टैक्स के ऊपर जो है ना ज्यादा फोकस करें, इनकम टैक्स से ज्यादा कलेक्शन करें, सेल्स टैक्स के ऊपर रिलीफ दें, ताकि आपकी जो रियल रिलीफ जिस बंदे को मिलना चाहिए उस तक पहुंचे। तो ये पॉलिसी में जो है ना वो आप देखें कि बड़ा डिफरेंस नजर आता है। हुकूमत की जो बजट पॉलिसी है वो कुछ और बात कर रहे हैं और उनकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ और है। तो ये बड़ा जो है ना वो है। अच्छा, उसके बाद जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स है वो 8,200 अरब रुपए के करीब रखी गई हैं। लास्ट टाइम जो, अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो लास्ट टाइम जो प्राइमरी सरप्लस था, यानी सूद की अदायगी के लिए जो सरप्लस रखना था, वो तकरीबन 2,510 अरब रुपए था। इस मरतबा 3,170 है, 2.4% ऑफ द GDP। तो एक तरफ आप जो है ना सूद वाली इकोनॉमी को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। 8,200 अरब रुपए अगर हुकूमत सूद अदा करेगी ना, तो उसमें से आधे पैसे जो है वो स्टेट बैंक के प्रॉफिट की सूरत में और टैक्सेशन की सूरत में हुकूमत के पास वापस आ जाते हैं, जो कि इस बजट में इंक्लूडेड है। जो FBR की कलेक्शन है उसमें वो जो टैक्स अमाउंट आएगी ना उस सूद के ऊपर, वो उसमें इंक्लूडेड है। स्टेट बैंक का प्रॉफिट 2,400 अरब रुपए का उसमें इंक्लूडेड है। तो आपने बजाय इसके कि सूद के थ्रू जो है वो इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, आप PSDP के थ्रू प्रमोट करें ना। आप जो है वो हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस करें, आप जो है वो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करें। आमना चौधरी साहब, ये भी एक बात है ना, देखिए तरजीहात का फुदान है ना। अभी आप देख लें, जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी टैक्स नहीं देते आपने उनको हाथ ही लगाया। जो अच्छा काम कर रहे थे, अभी देखें ये डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स पे ये नौजवानों ने स्टार्टअप्स जो नए थे उन्होंने $400 मिलियन कमा के दिया। आपने उनसे 64 अरब रुपया वसूल करने का फैसला कर दिया। अब देखें ये नया बिजनेस था, इसको इनकरेज करने की जरूरत थी, उनको लेके फंसा दिया इसमें। तो और दूसरी तरफ आप देख लें प्रायोरिटी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने तालीमी एमरजेंसी लगाई थी 0.8%, उसके ऊपर जनाब आपने देखा उनको पैसा रखा गया। हेल्थ पे 0.9% रखा गया। मतलब ये जो अहम शोबे हैं इनको इग्नोर कर दिया गया, और जो इशराफिया है उनको फिर 58,000 अरब जो है ना उसके लिए क्या कहते हैं छूट दे देगी टैक्सों की। अच्छा, एक छोटा सा मैं और डिफरेंस इसमें दिखा दूं आपको। देखिए सब्सिडीज, एक तरफ हुकूमत कह रही है हमने जो है ना ग्रोथ अचीव करनी है 4.2% की, और उसमें ज़राअत जो है 4.5% की जो है वो ज़राअत में जो है ना ग्रोथ दिखाई गई। और दूसरी तरफ आप लोग सब्सिडीज रख रहे हैं कि वीट के लिए जो है ना वो सब्सिडी आप रख रहे हैं तकरीबन 20 अरब रुपए की। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर है उसमें चीनी के इम्पोर्ट के ऊपर आप जो है ना वो जो सब्सिडी दे रहे हैं उसकी, मतलब ये सारी की सारी ऐसी सब्सिडीज हैं जो आम आदमी को नहीं मिलती। ये जो अरब रुपए जो कंपनीज कमा रही है ना, फर्टिलाइजर कंपनीज, पावर कंपनीज जो है वो जो इतना कमा रही है उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, और आम आवाम को जो है ना बिल्कुल रिलीफ देने की बात थी। ठीक, हाफिज साहब आपसे मैं इस हवाले से जानना चाहूँगी, सब ये बातें कर रहे हैं कि रियल एस्टेट और जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो रियल विनर है इस बजट का, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइव करने के लिए हमने इनको इंसेंटिव्स दिए हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इससे स्टिमुलेट होगी। आप समझते हैं कि ये एक कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है? आमना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये ट्रेडिशनल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के वर्ड्स होते हैं कि जी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ये कर रहे हैं, हम उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए ये, और भाई डिलीवर जो है वो अल्टीमेटली स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने करना होता है। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं अब 18वीं तरमीम के बाद आपने प्रोविंसेस को दिए, काफ़ी ज़्यादा चले गए हैं। अब 8,000 अरब रुपया आपने देना। अब रेसिप्रोकली जो है वो एक आम आदमी या एक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो वो आपसे ये डिमांड करता है कि आपके मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आए, आपके मुल्क के अंदर हेल्थ फैसिलिटी आए। अगर पुलिस स्टेशन जाऊँ तो मुझे जो है पुलिस रेस्क्यू करे, थाने जाऊँ, कचहरी जाऊँ, मुझे इंसाफ मिले, हॉस्पिटल जाऊँ मुझे दवाई मिले, मेरे सामने जो घर की गली है उसे पक्का होना चाहिए, अगर एपिडेमिक डिजीज़ आती हैं उसे एड्रेस करना चाहिए। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सिस्टम है। अब हुआ ये है कि हमने सारी चीज़ें जो हैं वो आउटसोर्स की हुई हैं। आउटसोर्स इस चीज़ के अंदर ये है कि हमने टैक्स जो है वो भी लोगों पे आउटसोर्स। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क के अंदर विद होल्डिंग के अंदर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस हद तक टैक्स अवेजन के अंदर इन्वॉल्व है। कुछ सेक्टर्स के अंदर आपने ट्रैक एंड ट्रेस निकाला तो आपको पता चला कि किस लेवल के ऊपर शुगर वाले हैं या सीमेंट वाले हैं, कि वो किस तरह अपनी प्रोडक्शन को लो शो करते थे और उसके बाद इनकम किस हद तक है, और आम आदमी जो है वो टैक्स उसको पे कर रहा है और वो सरकार को नहीं जा रहा। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जब आपने प्रोविंसेस को दिया तो अकाउंटेबिलिटी को है उस चीज़ के अंदर कि जी आप इतना पैसा जो है वो 43% जो है वो आपने सूबों को दिया हुआ है। सूबों का डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, क्या एजुकेशन के अंदर
अंदर है, या उसके बाद ये है लॉ एंड ऑर्डर के वो भी नहीं है। फिर ये है तो इसको यूँ समझा जाए कि ये अशराफिया और माफिया का बजट है और ये एंटी डिजिटल और एंटी रियलिटी प्रो रियलिटी सेक्टर है। इत्तेशाम साहब, सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि जब बजट की सिचुएशन आती है तो ये माफियाज ऑपरेट करते हैं। कभी IPPs वाले आ जाते हैं कि हमें इंसेंटिव दिया जाए, और आपने देखा हुआ है कि कितने पैसे जो हैं हज़ारों अरब रुपया में देते हैं। फिर टेक्सटाइल वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो 9% जो है उसका टैरिफ रहने दिया जाए। उसके बाद जो है वो दूसरे आ जाएंगे, ट्रेजर्स आ जाए, हमें हाथ ना लगाया जाए, हम तो खुद वॉलंटरली उसके अंदर आते हैं। फिर अल्टीमेटली जो बोझ पड़ता है वो पड़ता है आम आदमी के ऊपर, विद होल्डिंग के ऊपर। और वो आप देखें ना कि आपने 3 सेक्टर्स ऐसे थे जिसके अंदर बड़ा पोटेंशियल था। एक था IT सेक्टर, जिसकी तरफ आपने इत्तेशाम साहब इशारा किया है कि आपको जो है वो $2.5-3 बिलियन की तरफ वो जाना शुरू हो गया है। और आप जब कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ई-कॉमर्स आनी चाहिए, आपने 18% टैक्स वहाँ पर भी लगा दिया, यानी कि आपने उसको भी डिस्करेज कर दिया। जो आपके ये फ्रीलांसर्स से आप उन्हें इनकरेज करते हैं, कभी पैसा लेके आ रहे हैं। अगर टेक्सटाइल वाले आपसे जो हैं वो 0% जो आप उनसे टैक्स लेते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि आपके मुल्क के अंदर वो पैसा लेके आते हैं, तो ये नहीं लेके आते, क्या इनका इस्तेहकाक नहीं है? फिर तीसरा आप एग्रीकल्चर आप देख लें कि 25% GDP का आपका है और आपका किसान जो है वो रोडों पे आया हुआ है, ना उसकी फसल है, आड़ती के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहिए। और आउट ऑफ बॉक्स ये है कि अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, अपने टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएँ, मैन्युफैक्चरिंग पे लेके आएँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। ये सारी चीज़ें आएंगी तो हम उस विश्व रिफॉर्म्स हमें कहीं दिखाई नहीं देंगे। काम आदमी एक बात आपने करते हैं कि एक सबसे बड़ा मसला FBR है, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, उसको असर नौ उसको नहीं तय किया जाएगा तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। देखिए इत्तेशाम साहब, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि FBR के पास पॉलिसी मैटर्स नहीं आने चाहिए। पॉलिसी दुनिया में किसी जगह नहीं है कि देखें ना कि वो ये है कि आप उसे कहते हैं कि आप इतना पैसा इकट्ठा करो और आपने खुद ही उसको डिटर्मिन करना है कि किस सिक्रेसी के साथ आपका बजट जो है वो बनता है। अब ये है कि जब आपने उसको टारगेट भी दिए हैं तो वो तो फिर रिगरस किस्म की जाएगा ना। फिर आप सवाल करते हैं कि जी मतलब इस दफ़ा आपने कहा जी 2,500 अरब रुपये आप ज़्यादा कर लें, और भाई 2,500 अरब रुपए के अंदर जो आपकी तकरीबन 5,600 बिलियन की आपकी जो एग्जम्पशंस है, आप उस पर क्यों नहीं जाते? आप उसके बाद जो आपके टैक्स मैटर्स के पैसे पड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पड़े हुए हैं, जो हाई कोर्ट्स के अंदर या ट्रिब्यूनल के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप उनको परसू क्यों नहीं करते? Definitely. आपको सिर्फ एक इजी विक्टिम जो है या सैलरीड क्लास नजर आती है या विद होल्डिंग के अंदर एक गरीब आदमी आपको नजर आता है, आप सिर्फ उसको सेंट्रिक किया हुआ है। और ये जो सारे लोग हैं ये बाहर बैठ के जो है वो लॉबिंग करते हैं और फिर इस सिस्टम से एडवांटेज लेते हैं, और अल्टीमेटली रही सही कसर जो है वो आपके MNAs MPs जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे रिफॉर्म विजन हमें इस बजट में कुछ ऑप्टिक्स भी कमी दिखाई दे रही है और रियल सेक्टर्स में भी आप नहीं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। अदा करूंगी हाफिज एहसान साहब का और चौधरी अकमल साहब ने इस सेगमेंट में हमारा साथ दिया। इत्तेशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, न्यू गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे बजट के हवाले से। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें नए गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं इत्तेशाम साहब के साथ फ़ारूक सलीम साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फ़ारूक साहब, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। बजट के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। ये कहिएगा कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई आपको मीनिंगफुल इसमें कुछ मेजर्स नज़र आ रहे हैं इस बजट में? ख़ास तौर पे जब हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, 22 से 11% पर आ गया है, लेकिन एक जो मेजर मसला था वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का था, तो वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। और क्या देख रहे हैं आप, क्या इंसेंटिव्स दिए गए हैं इसको बढ़ाने के लिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ओवरऑल मैं समझता हूँ कि वो जो बजट है वो न्यूट्रल से आप स्लाइटली पॉजिटिव कह रहे हैं उसको। कोई भारी भरकम किस्म का कोई बड़ा टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। रिलीफ थोड़ी बहुत सी है, जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए रिलीफ है, कोई रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ है। जो सवाल आपका है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, देखिए दो बड़े हाथी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के खिलाफ हमारी मैशत के अंदर बैठे हैं, एक तो बिजली का है जो आपने जिक्र कर दिया। अब अगर हमारे यहाँ बिजली 19-20 सेंट की मिल रही है और दुनिया भर में हमारे हमसाया ममालिक में वो 6-7 सेंट की है, तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो पाकिस्तान के अंदर करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा बड़ा हाथी जो है वो कॉरपोरेट टैक्स है।
अब आप दुनिया भर में घूम लें, कहीं एक मुल्क मिलता है अफ्रीका में कैमरूस के नाम से, जिसका कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, और दुनिया में कोई मुल्क नहीं मिलता जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट इतना हाई हो। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या बैरूनी सरमायाकार अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है, यहाँ पे आके अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, तो सबसे पहले तो ये है कि 29% का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, उसके बाद 10% का उसके ऊपर सुपर टैक्स लग जाता है, उसके ऊपर 6% जो है वो वर्कर्स प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन निकल जाती है। फिर अगर वो कंपनी अपने बेनिफिशरीज को कोई डिविडेंड देना चाहती है तो 15% उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। अगर एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी अपनी दूसरी कंपनी को टैक्स डिविडेंड देना चाहती है तो उसके ऊपर 15% टैक्स लग जाता है। सही। अब आप 100 रुपया कमाएं अंडर अ कॉर्पोरेट अम्ब्रेला तो 60 रुपए तो हुकूमत ले जाती है। अब मुझे आप बताएं कि कौन बैरूनी मुल्क में बैठा ये सोचेगा कि पाकिस्तान में आए 100 रुपए की कमाई करे और फिर 60 रुपए हुकूमत के खजाने में जमा कर दे। तो ये दो बड़ी चीजें हैं। जब तक हम इनको डॉक्टर साहब माजरत के साथ एहतशाम बोल रहा हूँ, एक चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब, कल के बजट के बाद जो अखबारात में आपने भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, जनरली जो चीज़ देखने में मिल रही वो कहा जा रहा है कि जी कोई क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन इस बजट से नहीं मिली, कन्फ्यूजन का बहुत जिक्र किया जा रहा है। और लाइटर नोट पे तो मैं ये कहूँगा कि कहा जाता है कि 3 तरह के झूठ होते हैं, एक पहला तो झूठ होता है, दूसरा सफ़ेद झूठ होता है, तीसरा अदाद व शुमार का झूठ होता है। आप कहाँ देखते हैं कि किधर ज़्यादा झूठ बोला गया है? देखिए तशाम साहब, आप भी कम से कम पिछले 15 साल से बजट को बड़े गौर से देख रहे हैं। मैं भी बजट को गौर से कोशिश करता हूँ सीखने की। अब आप सोचिए कि 15 साल मैंने इसलिए इस्तेमाल किया लफ्ज़ कि वो 18वीं तरमीम जो है वो आज से 15 साल पहले आई थी, और उस तरमीम के बाद अब विफाकी हुकूमत के पास कोई स्पेस नहीं, वो सच बोले झूठ बोले, उसके पास पैसा नहीं कोई बचता। अब देखिए जो 15 साल में जो बजट आ रहे हैं, मैं उनको 3 कैटेगरीज में डालता हूँ। कुछ तो हकीकी कामयाबियां हैं जो वजीर खजाना साहब नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़े होकर हमें बताते हैं। कुछ जो है कुछ हद तक हमें पता चलता है कि वो फ्यूचर में हुकूमत की नीयत क्या है, वो सिमत क्या अख्तियार करने वाले हैं, और फिर बेशुमार सब्ज बाग हैं और जिनका आपने जिक्र किया। अब कुछ तो हकीकी कामयाबियां हैं वाकई में। इफरात ज़र का रेट देख लें, वो 25-26% होता था, वो सिंगल डिजिट में आ गया है। रुपी और डॉलर का जो रेट था वो स्टेबल चल रहा है, पिछले कई महीनों से स्टेबल चल रहा है। जो लेकिन डॉक्टर साहब लोग ये बात कर रहे हैं कि असल चीज़ है रिसोर्सेज की, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप नहीं समझते कि वक्त आ गया, जिस तरह आपने जिक्र किया NFC अवार्ड 2010 में दिया गया, इसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है, 18वीं तरमीम को रीविज़िट करने की ज़रूरत, ताकि मरकज़ के पास पैसे हों, इख्तियारात हों, वो कुछ बेहतर डिलीवर कर सके? जी बिल्कुल 100% देते शाम साहब। देखिए 3 फिगर्स आप रख लीजिए जो वज़ीर ख़जाना जिनका ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना साहब फरमाते हैं कि 17,600 अरब की आमदन होगी, विफाकी आमदन, उसमें से तकरीबन 8-8.5 हज़ार जो है वो मुख्तस कर दिया सूद के लिए, और 8-8.5 हज़ार जो है वो सूबों में बांट दिया जाएगा। तो अब 17,600 में से आप निकालते तो 0/0 बचा। अब विफाकी हुकूमत के पास अभी कोई पैसा नहीं, और उसकी जिम्मेदारी गिन लीजिए। कोई 2,500 अरब तो भी दिफाई बजट देना है, 1,000 अरब की पेंशन देनी है, 2,000 अरब जो है वो कोई तरक्याती बजट के लिए निकलेगा, 2-2,500 अरब की ग्रांट्स और सब्सिडीज निकलेंगी, 1,000 अरब चाहिए रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, जो फौज वज़रा की हमने खड़ी कर रखी है बात के अंदर, और मामला ऑलरेडी 0/0 है। फाइनेंस मिनिस्टर ने डॉक्टर साहब आज कहा है कि सब कुछ करने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, कर्जे लेके हम सब कुछ करेंगे, तनख्वाहें भी देंगे, डेवलपमेंट बजट भी देंगे, बजट का खसारा भी पूरा करेंगे। अच्छा, अब वो बड़ी खतरनाक बात देखिए, जब वजीर खजाना खुद कह रहे हैं कि हमारी आमदन और अखराजात में कुछ 6,500 अरब का फर्क है, तो ये एक छुपा हुआ टैक्स कह लीजिए कि कहीं इसको आप डाका भी कह सकते हैं, क्योंकि 6,500 रुपए के नोट छपेंगे या कर्जा लिया जाएगा। जब 6,500 के नोट छपेंगे, इजाफी नोट स्टेट बैंक छापेगा, तो आपकी जेब में, मेरी जेब में जो रुपए पड़े हैं उनके ऊपर एक मजीद टैक्स लग जाएगा। तो एक तो टैक्स हुकूमत जिसका ऐलान कर रही है, और दूसरा टैक्स ये ढका छुपा है जो डेफिसिट के नतीजे में, खसारे के नतीजे में नोट छापे जाएंगे।
तो टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स है। तो इसमें आप नहीं समझते कि IMF भी ज्यादती करते हैं? एक ज़माने में डेफिसिट फाइनेंसिंग पे वो बड़े सख्त थे, नोट छापने पे इजाज़त नहीं देते थे। आज IMF ने इजाज़त दे दी है छापे नोट बगैर किसी उसके, ना गोल्ड है ना लेना ना देना। सजाम साहब, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। IMF के चार्टर के अंदर पढ़ने कहीं ये नहीं लिखा तो उसने किसी मुल्क की जो है वो माशी सिमत दुरुस्त करनी है। मुझे ये कहिएगा कि ये IMF की जब हम बात करें, जब IMF ठीक काम करने को कहता है, वहाँ से हमसे जो टास्क दिए जाते हैं वो हमसे पूरे नहीं होते। वो चाहे प्राइवेटाइजेशन वाला मामला हो, PIA की प्राइवेटाइजेशन 3 जून की डेट थी, अब उसको 19 जून पे कर दिया गया है। राइट साइजिंग का मामला हो, जहाँ अखराजात कम करने की ज़रूरत है वहाँ हम करते नहीं है, बोझ जो है वो आवाम पर पड़ रहा है। तो आप ये प्राइवेटाइजेशन में जो फेलियर हुआ है उसको आगे होते हुए देख रहे हैं? देखिए आमना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये IMF का फेलियर कहें या उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट कहें कि वो बिजली पानी गैस बढ़ाने की बात करते हैं, टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सों की बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आप देख लें स्टेट सेक्टर खुद फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 800 अरब रुपया, वैसे तो कहते हैं 1000 रुपया की सालाना नुकसान उनका हो रहा है। SOGs को नहीं बेच रहे, क्यों नहीं बेच रहे? इसको करें इसी तरह से। इस तरह से आप देख लें वो बार बार कहते हैं कि जी गवर्नमेंट का साइज़, इसका हुजम कम करें, वो आपने देखा करने के बजाय बढ़ा देते हैं हर दफ़ा। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा IMF को भी, जहाँ बहुत सारी बातें की जाती हैं, हर छोटी छोटी बात पे हमारी हुकूमत जाकर उनसे पूछती है कि जी बिजली के निर्ख कम कर दें, तनख्वाहें लोगों की बढ़ानी है, इजाज़त दे दें, सैलरी क्लास को थोड़ा फ़ायदा देना है। तो यहाँ पे भी उनको देखना चाहिए कि भी ये स्टेट कॉरपोरेशन जो है इतना नुकसान दे रही हैं, ये एनर्जी सेक्टर $5 ट्रिलियन का गर्जी कर्जा इसका, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? इस पर वो मेरा ख्याल उनको स्टैंड लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जो हमारी हैं अपनी बिजली कंपनियाँ हैं जिनको डिस्को जो नुकसान दे रही हैं, इनको प्राइवेटाइज़ करें। लोग तो कह रहे हैं 1 रुपये में PIA को भेज दें तो आपकी जान छूटेगी, आप नया बाहर आएगा इसको चलाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, एयर इंडिया में भी 3 दफ़ा अटैम्प्ट हुई थी, फिर जाके बिकी थी। आप एफर्ट करें, यहाँ से शुरू करें। आज ही अगर PIA को आमना ये प्राइवेटाइज करते हैं तो बाकी मेरा ख्याल है जितने हमारे स्टेट सेक्टर के हैं अदारे, उनको प्राइवेटाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे, जहाँ बजट की हम बात करें वहाँ पर अब एक नई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदारी अब आपकी जेब पर पड़ेगी भारी, क्योंकि बजट में डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर 5% विद होल्डिंग लेवी और 18% ई-कॉमर्स टैक्स लागू कर दिया गया। पहली बार ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेस की वाज़ेह तारीफ़ की गई है। ई-कॉमर्स पर लगने वाले टैक्सेस पर स्टार्टअप्स का एतराज़ है कि टैक्स नेट आमदन पर नहीं बल्कि मजमूई रेवेन्यू पर लगाया गया है। हुकूमत ने बैंक्स और कोरियर कंपनीज़ को टैक्स कलेक्शन एजेंट नामजद किए, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। कुछ हल्के इस इक़दाम को मस्बत भी करार दे रहे हैं, जिनके मुताबिक ये डिजिटल मईशत की संजीदा से इसको तरीके से लेने की एक अलामत ज़ाहिर की जा रही है। दूसरी तरफ जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बजट में जो सैलरीड क्लास है और स्टार्टअप्स मुलाजमीन के लिए कोई रिलीफ नहीं है। उस तरह से सरमायाकारों के लिए पॉलिसियों का तसलसल और सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है, जो अभी वाज़ेह नहीं है। बजट में ई-कॉमर्स टैक्स कैसा इक़दाम है, इससे किस हद तक इम्पैक्ट आएगा, इसी पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साकिब अज़हर साहब ने, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच साकिब साहब। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से बड़े कंसर्न्स आ रहे हैं। आप समझते हैं कि ये फ़ैसला वापस लिया जा सकता है? कुछ ऐसे ऐसी आपकी होप है, एक्सपेक्टेशंस हैं? सबसे पहले तो ये बड़ा ही डिसअपॉइंटेड फ़ैसला है। मेरा नहीं ख्याल कौन इसको कह रहा है कि ये बहुत अच्छा या डिजिटलाइजेशन की सीरियसनेस शो कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्री है जो इस वक्त पिछले 6 सालों से खुद ब खुद ग्रो कर रही है, और वो है ई-कॉमर्स। 17% एवरेज ग्रोथ है इसकी पर ईयर विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट ने आज तक ना ई-कॉमर्स का कोई एडवाइज़र लगाया है, ना कोई मिनिस्ट्री लगाई है, ना ही कोई प्रोविजनली बंदा नॉमिनेट किया होगा ये ई-कॉमर्स का बंदा है। तो ये अपने बलबूते पे लोगों ने $400 मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए हैं फ्रीलांसर्स। गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट है। तो मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों को रिबेट देनी चाहिए थी, ऐसे लोगों को तो हार पहनाने चाहिए थे। ये हमारे हीरोज़ हैं, ये बच्चे जो और फीमेल्स जो छोटे छोटे रूरल एरियाज़ में बैठ कर घर पे काम कर रही हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बेच रही हैं। तो बेसिकली किया क्या है कि आम आदमी पे इसका बोझ सारा डाला गया। वो कैसे डाला गया है कि जब भी आपको चीज़ परचेज़ करेंगे, 100 रुपये की चीज़ परचेज़ की है, उसको अब गवर्नमेंट कह रही है वो 118 रुपये की है।
उसमें 18 रुपये और मज़ीद 18% आपको देना पड़ेगा। और वो कोरियर कंपनीज जो हैं आपकी गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो पिक करेंगी पेमेंट्स सेलर्स से, और सेलर्स को चार्ज करना होगा बायर से। तो बायर्स ही बेसिकली एट द एंड मारा गया, और सेलर्स। तो ये जो डिजिटल नेशन बनाने की हुकूमत क्लेम करती रही है, ये किस तरह से ये ख्वाब पूरा हो सकेगा? ये ख्वाबों में ही लगता है पूरा हो सकेगा ये ख्वाब। रियलिटी में तो जो एक्शंस हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। इससे $2.6 बिलियन जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दे दिया गया कि आपने कहा कि मछली खा लें। इनको ये नहीं सिखाना कि मछली पकड़नी कैसे है, वो ई कॉमर्स सिखा रही है इनको कि मछली बेसिकली अपना खुद रोज़गार कैसे लगाना है। वो रोज़गार लगाने पे आपने करना था, ना कि सब्सिडाइज करना था, ना कि उन पे मज़ीद टैक्स लगा देना था। पूरी दुनिया में अगर हम कहते हैं कि टैक्स लगते हैं तो उनकी ई कॉमर्स मार्केट के साइजेस भी देखिए, $1 ट्रिलियन में अमेरिका की है, यूके की $250 बिलियन पे। ये $1 बिलियन से अभी $6 बिलियन पे ग्रोइंग ही आई थी कि मज़ीद इसको सब्सिडाइज और ग्रो करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाते, उसको मज़ीद जो है वो एक फ़ौरन से देखा कि यहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं तो इनको फ़ौरन से टैक्स लगा दिया जाए। हुकूमत को आपके सेक्टर की जानिब से प्रेशराइज किया जाएगा, ऐसा क्या आप प्लान करें, प्लान ऑफ एक्शन, जिससे ये जो फैसला है इस पर नजरसानी की जाए? आई होप उन्होंने देखा होगा कि ये जो डिसीजन गलती में ही शायद लिया गया। मेरा नहीं ख्याल ये सोच समझ के लिया गया होगा। पहले तो सबसे पहले तो चांस देना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि इतनी यूथ पाकिस्तान में जुड़ी है। या आप पाकिस्तान की यूथ को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का काम ना करें, मुल्क छोड़ जाएं, या डॉलर्स में कमाएं और वहाँ से यहाँ भेजें। ये बेसिकली अदर वर्ड्स में कहा जा रहा है। 18% कौन दे सकता है एक ट्रांजेक्शन पे? पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चा जो अपनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जोड़ा 5000 का ऑनलाइन खरीदती हूँ तो मुझे उस पर कितना टैक्स होगा और कितने पैसे वो टोटल बनकर आएगा? देखें वही बात है, अगर आपने वो 18% की कैलकुलेशन, 1 लाख की चीज़ है तो वो 1,18,000 की चीज़ बेसिकली हो चुकी है। इस तरह से एग्जांपल ले लें तो आपने अगर 1 लाख ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो वो 18,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मतलब? और वो बेसिकली सेलर्स आपसे कलेक्ट करके कोरियर कंपनीज को दे रहे हैं, और कोरियर कंपनीज जो हैं वो आगे गवर्नमेंट को दे रही हैं। दिस इज हाउ द होल चेन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आम आदमी मारा गया। जो दूसरी तरफ सेलर है, वो सेलर ऑब्वियसली लोग फिर बाइंग उससे कम कर देंगे क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है। या तो वो अपने मार्जिन कम कर दे, 9% खुद रख ले और 9% लोगों से चार्ज। और ये हर तरह की खरीदारी पर आप कह रहे हैं? जी, हर तरह की खरीदारी है। एक उन्होंने चार्ट भी दिया है कि अगर क्लॉथ्स हैं तो ये है, और कुछ आगे पीछे थोड़ा सा किया है उन्होंने। लेकिन कहने का यही मकसद है कि ये सब्सिडाइज होना चाहिए था। मींस इनको कोई फेवर देनी चाहिए थी, ना कि इन्हीं से मांग लेना चाहिए था, जो कि ओनली इंडस्ट्री 17% ग्रोइंग। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इसको हम बड़े मैस लेवल पे आवाज़ उठाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट को पता है उसने क्या किया। और जो क्लेम किए जा रहे थे गवर्नमेंट की जानिब से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी उसके हम देख रहे हैं कि एक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच साकिब, आपने बात की इस हवाले से, अपने है वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सामने रखे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।